नमस्कार। आज बात करेंगे आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली लड़ाई पर, जिसे नूरा कुश्ती कहते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा चुटकुला आपको सुनाते हैं। ये चुटकुला बहुत पहले मैंने पढ़ा था। सुरेंद्र मोहन पाठक ने अपनी एक किताब में ये चुटकुला लिखा था। वो बड़े नॉवेलिस्ट हैं, उन्होंने बड़े रहस्य रोमांच की कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन उन्होंने चुटकुलों की भी कुछ बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं। उसी में से एक किताब में उन्होंने एक चुटकुला कहा था जो मैं आपको सुना रहा हूँ। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा कि मैंने शेर देखा है। दूसरे ने कहा कि मुझे यकीन नहीं है। तो पहले व्यक्ति ने कहा कि चलो मैं तुमको वो पेड़ दिखाता हूँ जिसके नीचे शेर बैठा था। बिल्कुल यही चुटकुला अरविंद केजरीवाल ने देश को सुनाया है। उन्होंने आज विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन विश्वास मत पेश किया और विश्वास मत का प्रस्ताव पेश करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह विश्वास मत इसलिए जरूरी था ताकि यह साबित किया जा सके कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस दिल्ली में फेल हो गया है। अब आप बताएं कि आम आदमी पार्टी ने विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया, उसके सारे विधायक उसके साथ हैं। इससे यह कैसे साबित हुआ कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया? हमारे पैसे हमारी जेब में हैं, इससे यह कैसे साबित होगा कि हमको लूटने की कोशिश हुई थी? यह बिल्कुल वही शेर और पेड़ वाली कहानी है, चुटकुला है जो अरविंद केजरीवाल देश को सुना रहे हैं। अब सवाल है कि इसका क्या मकसद है, इससे क्या हासिल हो रहा है? इसका मकसद राजनीतिक है। ये जो लड़ाई आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच करप्शन को लेकर के शुरू हुई है, शराब नीति को लेकर के शुरू हुई है, या दूसरे जिन मुद्दों पर लड़ाई आगे बढ़ी है, उसका मकसद राजनीतिक है। और उसका निशाना दिल्ली सरकार नहीं है, उसका निशाना गुजरात का चुनाव है और हिमाचल प्रदेश का चुनाव है। और ये भारतीय जनता पार्टी को भी अनुकूल है, उसको भी बहुत सूट करता है कि वो कुछ हमला करे, वो कोई ऐसी कार्रवाई करे जिस पर आम आदमी पार्टी रिएक्ट करे। क्रिकेट की शब्दावली में कहें तो बीजेपी फुल टॉस गेंद फेंक रही है और अरविंद केजरीवाल उस पर धनाधन छक्के लगा रहे हैं। बीजेपी कि केंद्र सरकार ने, कि केंद्रीय एजेंसी सीबीआई ने शराब के मामले में मनीष सिसोदिया के यहाँ छापा मारा। नई शराब नीति को लेकर के वो छापेमारी हुई। आज उसको 10 दिन हो गए हैं। 19 अगस्त को छापा पड़ा था और 10-11 दिन बाद तक न कोई समन है, न कोई पूछताछ है, न आगे की कोई कार्रवाई है। अब सवाल है कि वह छापा क्यों मारा गया, उसमें क्या मिला, किस तरह के सबूत एजेंसी के पास पहले थे और उसने क्या जब्ती की, क्या सबूत मिले, उससे आगे क्या पूछताछ होगी, आगे की कार्रवाई कैसी होगी, उसके बारे में भी 10-11 दिन में कुछ नहीं हुआ है। कोई समन नहीं हुआ है मनीष सिसोदिया को। लेकिन इन 10 दिनों में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को राजनीति करने का भरपूर मौका मिल गया। उस छापे के बहाने उसकी बात चली गई नेपथ्य में, अब उसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। शराब नीति की गड़बड़ियों के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। अब उसको डाइवर्ट कर दिया अरविंद केजरीवाल ने कि ये हमारी सरकार गिराने के लिए, हमारी सरकार अस्थिर करने के लिए, हमारे विधायकों को तोड़ने के लिए ये काम हो रहा है। उन्होंने विधानसभा में भी कहा कि बीजेपी ने 6300 करोड़ रुपए रखे थे जिनसे उसने विधायक तोड़े हैं दूसरी पार्टियों के, या तोड़ने के लिए दिल्ली के विधायकों को तोड़ने के लिए 800 करोड़ रुपए रखे थे। 20-20 करोड़ रुपए विधायकों को ऑफर किए गए। लेकिन फिर वहां भी वही शेर और पेड़ वाला चुटकुला है। विधायकों को 20-20 करोड़ के ऑफर किए गए, इसका कोई सबूत नहीं पेश किया जा रहा है। ये हमारे विधायक हमारे साथ बैठे हैं, इसका मतलब है कि इनको तोड़ने की कोशिश विफल हो गई है। तोड़ने की कोशिश का कोई सबूत नहीं पेश किया जा रहा है। न तोड़ने की कोशिश करने वाले का नाम पता मालूम है, न उसका फोन नंबर मालूम है, न उसके खिलाफ कोई केस हुआ है। लेकिन ये सारा मामला, ये राजनीतिक लड़ाई दोनों पार्टियों के बीच चल रही है। बीजेपी के लोग आम आदमी पार्टी पर हमला कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के आवास के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी के लोग बीजेपी के ऊपर निशाना साध रहे हैं। मोदी बनाम केजरीवाल की लड़ाई बना रहे हैं, उपराज्यपाल को निशाना बना रहे हैं। इसका मकसद, इस पूरी लड़ाई जो दिल्ली में ये जो नूरा कुश्ती चल रही है, इसका निशाना गुजरात का चुनाव है और हिमाचल प्रदेश का चुनाव है। कैसे, वो हम आपको बताते हैं। आप देख रहे होंगे इन दिनों हर चैनल पर, हर अखबार में, मीडिया में, सोशल मीडिया में इस बात की चर्चा है कि अरविंद केजरीवाल गुजरात गए। अभी पीछे वो मनीष सिसोदिया को लेकर के गए थे और उन्होंने बड़ी सभा की, रैली की, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सब उन्होंने काफ़ी राजनीति की जाकर के वहाँ। गुजरात में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे गुजरात में पूरी लड़ाई, पूरा चुनाव बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस कहीं है ही नहीं जो मुख्य विपक्षी पार्टी है। तो ये जो मीडिया में लड़ाई बनाई गई है, उसका मकसद यही है। ये धारणा बनाने की कोशिश हो रही है कि लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी की है, जिसका नुकसान
कांग्रेस को होगा और फायदा बीजेपी को होगा। वो कैसे होगा ये हम आगे दूसरे आंकड़े से बताएंगे। अभी पहले गुजरात का आंकड़ा समझिए। गुजरात में आम आदमी पार्टी की क्या हैसियत है ये समझिए। कम लोग जानते होंगे कि आम आदमी पार्टी ने 2017 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा था गुजरात में। 2017 के विधानसभा चुनाव में गुजरात में आम आदमी पार्टी को 24,918 वोट मिले थे टोटल। कुल वोट 2.5 करोड़ से ज़्यादा वोट पड़े थे और उस 2.5 करोड़ वोट में से आम आदमी पार्टी को 24,918 वोट पड़े थे, 0.1%। कांग्रेस पार्टी को 41.9% वोट मिले थे और संख्या के हिसाब से कहें तो 1,24,00,000 से ज़्यादा वोट कांग्रेस को मिला था। अब आप सोचिए कि जिस पार्टी को 1,24,00,000 से ज़्यादा वोट मिला वो आज लड़ाई में नहीं दिख रही है, और जिस पार्टी को 24,000 वोट मिला वो आज कह रही है कि मुझसे लड़ाई है, मैं बीजेपी को चैलेंज कर रहा हूं, मैं कांग्रेस का विकल्प हूं। अब वो इसके बाद उस चुनाव 2017 से 2022 के सफर में आम आदमी पार्टी कहां पहुंची है वो देखिए। 2021 में कई नगर निगमों के चुनाव हुए, 6 नगर निगम के चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ी और उसकी कुल जमा उपलब्धि यह है कि सूरत के नगर निगम में उसको 27 सीटें मिली। 120 सीटों के चुनाव में उसको 27 सीटें मिली। सिर्फ यही पूंजी है आम आदमी पार्टी के पास। उसने बाकी जगह जहां चुनाव लड़े वहां के आप नतीजे देखिए। गांधीनगर में पिछले ही साल नगर निगम की 40 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट उतारे और उसका सिर्फ एक आदमी जीता। राजकोट में 72 सीटों पर लड़ी नगर निगम में और उसको 0 सीट मिली, 0 सीटें। भावनगर में 72 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी, उसको 0 सीट मिली। अहमदाबाद में 192 सीटों पर लड़ी और उसको 0 सीटें मिली। तो राजकोट, भावनगर, अहमदाबाद नगर निगम में खाता नहीं खुला। गांधीनगर में 1 सीट मिली और सूरत की 27 नगर निगम की सीटों की पूंजी के आधार पर वह पार्टी जिसको 2017 में 24,000 वोट मिले थे, आज ये दावा कर रही है कि वो वहां की मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी है, बीजेपी को वही चुनौती देगी। अब ये आंकड़ा, ये तो पुराना आंकड़ा हो गया बीजेपी, आम आदमी पार्टी की जो हैसियत है वो बताने वाला। आम आदमी पार्टी नतीजों को कैसे प्रभावित कर सकती है ये अभी गोवा के आंकड़ों में, गोवा में इस साल जो चुनाव हुए हैं उसके आंकड़ों से आप समझ सकते हैं। गोवा में आम आदमी पार्टी को 6.8% वोट मिले, लगभग 7% वोट मिला। और कांग्रेस, मुख्य विपक्षी जो पार्टी थी कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड पार्टी चुनाव लड़के मिल के लड़े थे और दोनों को 25.3% वोट आए, 25.3, और आम आदमी पार्टी का 6.8। और जीतने वाली जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसको 33.3% वोट मिले थे। अगर आम आदमी पार्टी वहां लड़ाई में नहीं होती, अगर वो चुनाव नहीं लड़ती वहां, तो वो वोट जो उसने लिया है वो वोट कांग्रेस पार्टी का था। सिर्फ उसी ने नहीं लिया, वो तृणमूल कांग्रेस ने भी लिया, वो आंकड़ा भी हम बताएंगे आपको आगे। लेकिन अगर कांग्रेस और आप का वोट जोड़ दे तो वो 32.1% हो जाता है, यानी बीजेपी से सिर्फ 1% कम। इतने भर से नतीजे बदल सकते थे। तृणमूल कांग्रेस वहां महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के साथ लड़ी थी जिसको 12.8% वोट मिले थे। अगर इसका भी वोट कांग्रेस के साथ मिल जाता तो कांग्रेस पार्टी वहां क्लीन स्वीप करती। बीजेपी को 10 सीटें जीतनी बीजेपी के लिए मुश्किल होती, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता। लेकिन आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने ऐसा खेल बिगाड़ा कि कांग्रेस 11 सीटों पर रह गई और बीजेपी को बहुमत मिल गया। तो यही खेल आम आदमी पार्टी गुजरात में कर सकती है। ये मकसद है जिस मकसद से आम आदमी पार्टी को इतना बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है, उसके मीडिया में उसको इतना स्पेस मिल रहा है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है, उससे नूरा कुश्ती बीजेपी की हो रही है। उत्तराखंड के आंकड़े से भी आप इसको समझ सकते हैं। अभी उत्तराखंड में चुनाव हुआ गोवा के साथ ही, वहां कांग्रेस पार्टी को 38% वोट आया था, 37.91, और आम आदमी पार्टी को 3.30% वोट मिला। दोनों को मिलाकर के 41.21 होता है और बीजेपी जो जीती उसको 44% वोट थे। पहले जहां अंतर 7% के करीब का था, अगर आपके वोट जोड़ दें तो वो अंतर 3% आ जाता है। इतने से भी नतीजे बदल सकते थे। इसमें बहुजन समाज पार्टी का वोट अगर जोड़ दें जो 4% से ज्यादा था तो तस्वीर पूरी तरह से पलट जाती। तो जब भी कांग्रेस या उसके तरह उस विचारधारा की दूसरी पार्टी लड़ती है तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को होता है। और अगर उस पार्टी को पूरी तरह से मीडिया में स्पेस दिया जाए, उसका प्रचार हो, तो फिर नतीजे और भी ज्यादा बदल सकते हैं। अब यही स्थिति हिमाचल प्रदेश में है। सिर्फ गुजरात निशाने पर नहीं है, सिर्फ हिमाचल प्रदेश भी निशाने पर है। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी के पास उतनी भी पूंजी नहीं है जितनी गुजरात में है। हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे अनूप केसरी, वो पाला बदल के बीजेपी में चले गए, जून महीने की बात है।
और उसके बाद आम आदमी पार्टी को अपना पूरा वो भंग करनी पड़ी, पूरी कमेटी अपनी भंग करनी पड़ी, और उसके बाद नई कमेटी बनाई गई जून में ही। तो वो कमेटी अब चुनाव की तैयारी कर रही है। लेकिन वहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के लगातार दौरे हो रहे हैं और माहौल ऐसा बनाया जा रहा है जैसे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच की लड़ाई है। यह किस स्तर पर हो रहा है, या कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है, उसको आप इस तथ्य से समझ सकते हैं कि अभी हिमाचल प्रदेश के बड़े नेता हैं और केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, वो एक अंग्रेजी अखबार के एक संवाद का कार्यक्रम होता है अंग्रेजी अखबार का, उसमें गए थे। इंडियन एक्सप्रेस के आइडिया एक्सचेंज कार्यक्रम में गए थे। वहां उन्होंने कई मुद्दों पर बात की, लेकिन हेडिंग जो थी, जो हेडलाइन बनी, जो सुर्खी बनी, वो ये बनी कि केंद्रीय मंत्री और हिमाचल प्रदेश के बड़े नेता, जिनको अभी वहां मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा है अगले चुनाव के लिए, उन्होंने कहा, उन्होंने सारा अटैक आम आदमी पार्टी पर किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद आम आदमी पार्टी जवाब नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता सत्ता के अहंकार में डूबे हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस पर अटैक नहीं किया, उनका निशाना आम आदमी पार्टी है जिसके पास पंजाब में कोई पूंजी नहीं है, जबकि कांग्रेस के पास हिमाचल प्रदेश में बड़ी पूंजी है। हिमाचल प्रदेश में पिछली बार 41.7% वोट आया था कांग्रेस पार्टी को और वो 21 सीटें जीती थी। तो 41-42% वोट हासिल करने वाली पार्टी, जिसका जो 5 साल पर सत्ता बदलने पर हमेशा सत्ता की दावेदार रही है कि हर 5 साल पर वहां सत्ता बदलती है, बीजेपी और कांग्रेस आते जाते हैं, उस लिहाज से इस बार कांग्रेस की बारी है। लेकिन उस पार्टी की बात नहीं की केंद्रीय मंत्री और हिमाचल के बड़े नेता ने, उन्होंने आम आदमी पार्टी पर अटैक किया। तो इसका सीधा मतलब है कि वो आम आदमी पार्टी को लड़ाई में लाना चाहते हैं ताकि वह आए और कांग्रेस पार्टी का वोट काटे। बीजेपी कोई जोखिम नहीं ले सकती है इस चुनाव में। आगे बीजेपी वैसे किसी चुनाव में जोखिम नहीं लेती है, लेकिन लोकसभा चुनाव इतने नजदीक आ गए हैं कि उस पर जोखिम नहीं लिया जा सकता है। इसलिए हिमाचल प्रदेश और गुजरात में बीजेपी की अपनी तैयारियों के साथ साथ ये भी एक तैयारी का हिस्सा है कि आम आदमी पार्टी को लड़ाई में लाया जाए। और इसके लिए आम आदमी पार्टी के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई चल रही है, राजनीतिक हमले हो रहे हैं, और वो एक फुल टॉस गेंद की तरह है जिस पर लगातार बढ़िया शॉट्स खेल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। वो मीडिया मैनेजमेंट में माहिर हैं और राजनीतिक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने में भी माहिर हैं। तो उन्होंने पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया हुआ है, और ये दोनों के बीच की ये जो नूरा कुश्ती है, उसमें कांग्रेस पार्टी के नेता किनारे खड़े होकर के तमाशा देख रहे हैं। कांग्रेस आज तमाशा देखने की ही स्थिति में है, वो कुछ कर नहीं पा रही है। इन दोनों पार्टियों के बीच ये जो नाटक चल रहा है, ये मिलीजुली लड़ाई चल रही है, उसमें कांग्रेस कुछ कर नहीं पा रही है। लेकिन अगर ये लड़ाई इसी तरह से चलती रही तो इस साल के अंत में जो हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, उसमें आम आदमी पार्टी जीते भले कुछ नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान कर देगी और बीजेपी को बड़ा फायदा पहुंचा देगी। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।